हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। साथियों, निफ्टी में अगले वीक हमें क्या क्लूज़ देखने को मिल सकते हैं जिसकी वजह से मार्केट में हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, वो सारे पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ स्टॉक स्पेसिफिक भी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे और हर्षा आईपीओ का लिस्टिंग आपको कल देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में बात की जाएगी। सबसे पहले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं आरबीआई पॉलिसी की। तो इसकी मीटिंग हमें फ्राइडे को नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगी। तो मार्केट स्पेशली अगर हम निफ्टी की बात करें तो अगेन आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, जिस तरीके से फेड की मीटिंग से पहले आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी। और ये पॉइंट मैंने आपको लास्ट वीक ही एक्सप्लेन कर दिया था जब निफ्टी का वीकली वीडियो मैं लाया था। वहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया था कि फेड मीटिंग के बाद एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट यहाँ पे आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग होने वाली है और उसको हमें स्पेशली ध्यान रखना है। अब इस मीटिंग में क्या हो सकता है, तो यहाँ पर 25 से 50 बेसिस पॉइंट का रेट जो है इंक्रीज आप बिल्कुल भी रूल आउट नहीं कर सकते हैं। ये तो एटलीस्ट होगा ही होगा, बट इन वर्स्ट केस सिनारियो अगर हम बात करें तो 50 बीपीएस के भी हाइक आपको देखने को मिलेंगे। और साथियों, जिस तरीके से फेड ने यहाँ पे रेट हाइक किए हैं, डॉलर इंडेक्स भाग रहा है ज़्यादा तेज़ी से, तो रुपी को अगर कॉम्पिटिटिव करना है ग्लोबल मार्केट में तो इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे हाइक करने पड़ेंगे। वन ऑफ द रीज़न ये है। और दूसरा रीज़न है कि इन्फ्लेशन जो 7% के अराउंड हमारी कंट्री में अभी चल रहा है, तो इसको भी कंट्रोल में लाने के लिए इंटरेस्ट रेट को हाइक करना ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे रुपी की, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट हो जाएगा, इसको नोट करना, क्योंकि लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो रुपी में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक हमें फॉल देखने को मिला। इसने अपना ऑल टाइम लो जो है 81.23 अगेंस्ट द डॉलर बनाया था। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। स्पेशली यहाँ पे एफआईआईज़ के लिए ये एक ट्रिगर पॉइंट हो जाता है, क्योंकि अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं और कहीं ना कहीं जब वो पैसे को मार्केट से निकालेंगे तो रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करके ही पैसे बाहर निकाले जाते हैं। और ऐसे में अगर रुपी डिप्रिशिएट करेगा तो अगर वो 10% का भी गेन करते हैं और रुपी 1% डिक्लाइन कर जाता है, तो उनका जो नेट प्रॉफिट बन के आता है वो 9% हो जाता है। ऐसे में ये रुपी का गिरना जो है कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो है तो डिस्करेज करता है। डॉलर के बारे में हमने पिछली वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात किया है, अगर आप उसको रेफ़र कर सकते हैं तो एक बार फिर रेफ़र कर लीजिए। अगेन मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि अगर हम टॉप 40 कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ सिर्फ इंडिया की हालत ख़राब नहीं है, आपको 38 आउट ऑफ द 40 कंट्रीज़ में जो है तो उनकी करेंसी डिप्रिशिएट करती हुई देखने को मिलेगी अगेंस्ट द डॉलर। सो ये एक चिंता का विषय है। ऐसा नहीं है कि ये एक चिंता का विषय नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बहुत पीछे हैं, ग्लोबली सबसे पीछे जा रहे हैं। और डेफिनेटली मार्केट इसको भी लेके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कॉशियस रहता है। जिस तरीके से डॉलर बढ़ता है तो वो हमारी कंट्री के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, स्पेशली उस कंट्री के लिए जहाँ पे क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है डॉलर के फॉर्म में। और यहाँ पे जितना भी इंपोर्ट हमें देखने को मिलेगा अपनी कंट्री में जो हम करते हैं वो हमें डॉलर में देखने को मिलता है। तो ऐसे में डॉलर का बढ़ना ये जो मेजर इंपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ होती हैं उनके लिए ये अच्छी बात नहीं है। एफआईआईज़ की सेलिंग के बारे में हमने अब बात कर लिया है कि वो क्यों सेलिंग कर रहे हैं। लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एफआईआईज़ हमें नेट सेलर देखने को मिले हैं, लगभग 4,362 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की है। ऑल दो अगर हम अगस्त मंथ की बात करें और उसके पहले अगर हम जुलाई मंथ की बात करें तो एफआईआईज़ ने वहाँ पे अच्छी खासी बाइंग की थी, लेकिन पिछले अगर हम सितंबर मंथ की बात करें तो यहाँ पे हमें मिक्स सा रिजल्ट देखने को मिला है एफआईआईज़ की तरफ से। अब ग्लोबली क्या यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं, तो यूएस का आपको Q2 का यहाँ पे जीडीपी का नंबर आउट होता हुआ देखने को मिलेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम Q1 की बात करें तो यहाँ पे उनकी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी 1.6% से। और ऐसे में अगर Q2 में भी उनकी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो टेक्निकली यहाँ पे रिसेशन माना जा सकता है, क्योंकि टेक्निकली अगर हम बात करें तो रिसेशन होता क्या है। रिसेशन यही है कि कंटिन्यूसली अगर आपके 2 क्वार्टर में जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, वहाँ पे ग्रोथ आपको नेगेटिव में देखने को मिले, तो वो कहीं ना कहीं रिसेशन की एंट्री का एक इंडिकेशन माना जाता है।
अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ऑयल के प्राइसेस। और ऑयल के प्राइसेस ऑल दो हमने पिछले टाइम में देखा था काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए थे, उसके कंपैरिजन में ऑयल के प्राइसेस अभी डाउन हो रहे हैं। तो ये किस सेक्टर के लिए पॉजिटिव है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, ऑयल के प्राइस जितने गिरे इंडिया के लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगर चाइना के बाद देखा जाए तो यहाँ पे हम ही हैं जो ऑयल का इतना ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हर्षा इंजीनियर्स की। तो आईपीओ जो है आपको कल के दिन यहाँ पे लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। जिनको आईपीओ अलॉट हो चुका है वो अभी भी अपने पोर्टफोलियो में चेक कर सकते हैं, शेयर्स क्रेडिट हो चुके होंगे। मेरे पोर्टफोलियो में क्रेडिट हो चुके हैं और ये आईपीओ मुझे भी अलॉट हो चुका है। यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें 74 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ था, 330 रुपये पर शेयर का ये आईपीओ था। और ग्रे मार्केट प्रीमियम की यहाँ पे बात करें तो ये तो फिलहाल 50% बता रहे हैं। लेटेस्ट डाटा मैं आपको बताऊं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 133 रुपीज़ का फिलहाल चल रहा है। इस आईपीओ की जब शुरुआत हुई थी तो वहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑलमोस्ट हमें 80% के आसपास देखने को मिले थे और वहाँ से लगातार हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम में फॉल देखने को मिला है। इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। वन ऑफ द रीज़न ये हो सकता है कि काफ़ी सारे एसएमईज़ के आईपीओ आ रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जो है ज़्यादा बढ़ती हुई आपको देखने को मिले, इस वजह से शायद ये कम हो रहे हैं। और दूसरा रीज़न ये भी है यहाँ पे कि मार्केट में हमें एक दबाव देखने को मिलता है, नेगेटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम डाउन जा रहे हैं। ऐसे में हमें करना क्या है, मैं यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर देता हूँ। जिनको ये जो शेयर्स हैं ऑलरेडी अगर अलॉट हो चुके हैं तो यहाँ पर मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि मैं यहाँ पे अभी भी इसकी जो लिस्टिंग है 500 के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे इसके वैल्यूएशन की बात करें जो 330 रुपीज़ है, ये काफ़ी फेयर प्राइस है। अगर ये 500 पर भी लिस्ट होता है या उससे नीचे लिस्ट होता है तो यहाँ पे 25 रुपीज़ का मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेल करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे ऐसा कोई लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं है इस स्टॉक में। और मैं यहाँ पे सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आया था, जो भी प्रॉफिट मिलेगा उसको सेल ऑन द राइज करके धीरे धीरे मैं प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करूँगा। अगर यहाँ पे लिस्टिंग के प्राइस से 25 रुपीज़ नीचे जाता है तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। अदरवाइज अगर ये स्टॉक ऊपर की ओर रैली करता है तो मैं यहाँ पे हर 50 रुपीज़ के राइज पर मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी लाइक 10%, 20% की प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे ये है मेरी अलॉटमेंट की स्ट्रेटजी। जिनको ये शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं, ऑल दो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है और कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, तो जो लोग लॉन्ग टर्म के व्यू से जाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर लिस्टिंग 500 पे होती है या 450 पे होती है तो भी यहाँ पे वैल्यूएशन उतने ज़्यादा जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन हाँ, स्टॉक अगर गिरते हुए आपको 400 के नीचे या फिर 350 के आसपास मिले तो डेफिनेटली आप इसमें लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से एंट्री ले सकते हैं। स्टॉक में मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में ये कंपनी जो है अच्छा कर सकती है जिस तरीके से है, और मार्केट लीडर हमें ये देखने को मिलती है ये कंपनी अपने सेक्टर में। अब बात करें यूएस की तो वहाँ पे अर्निंग का सीज़न शुरू हो चुका है। हमारी कंट्रीज़ में भी 1 अक्टूबर से यहाँ पे अर्निंग के नंबर्स जो हैं वो रिलीज़ होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे एक कंपनी की अगर हम बात करें, कॉस्टको है। ये कंपनी जो है यहाँ पर रिटेल सेगमेंट में कार्य करती है। हमारी कंट्रीज़ में भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो रिटेल सेगमेंट में कार्य करती हैं। आप अपनी कोई एक फेवरेट कंपनी का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे इस कंपनी के अगर हम रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने बेहतरीन नंबर पेश किए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे कंपनी के नंबर आए हैं। एस्टिमेट्स को इन्होंने बीट कर दिया है। थोड़ा डिटेल में अगर मैं इन नंबर को बताऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी ने $1.67 बिलियन का यहाँ पे नेट प्रॉफिट शो किया था। उसके अगेंस्ट में आप देख सकते हैं कि इस क्वार्टर में $1.87 बिलियन के नेट इनकम आए हैं। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले साल ये 62 बिलियन के रेवेन्यू थे, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर 72 बिलियन के रेवेन्यू पोस्ट किए हैं कंपनी ने। और एनालिस्ट के यहाँ पे जो एस्टिमेट्स थे उसको बीट किए हैं। एनालिस्ट का मानना था कि 70 बिलियन का रेवेन्यू इसी के आसपास जो है 70 बिलियन के रेवेन्यू के आसपास यहाँ पे इनके नंबर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो नंबर इतने अच्छे आए हैं क्योंकि वहाँ पे डिमांड काफ़ी अच्छी है और यही तो रीज़न है कि इन्फ्लेशन यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। इन्फ्लेशन कुछ नहीं, डिमांड और सप्लाई का ही गेम है। जब डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। लेकिन ये नंबर काफ़ी पॉजिटिव है रिटेल इंडस्ट्री के हिसाब से। और अगर हम अपनी यहाँ पे लिस्टेड स्पेस में बात करें इंडिया की, तो यहाँ भी कई सारी रिटेल कंपनी आपको देखने को मिलेगी। डीमार्ट इज़ वन ऑफ द देम।
एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डीमार्ट की, तो काफ़ी ज़्यादा मैं यहाँ पर स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि इस कंपनी के आने वाले क्वार्टर में आपको नंबर अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो कंजम्पशन साइड में इंडिया में भी अच्छी डिमांड देखने को मिलेगी। कंपनी का कैपेक्स भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे रिटेल सेगमेंट में कंपनी ग्रो कर रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर ये स्टॉक आपको गिरावट में मिले, 4250 का एक सपोर्ट है यहाँ पर, और अगर उसको भी ब्रेक करके नीचे आता है तो 4000 के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो आप इसको दोनों हाथों से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। मार्केट के व्यू की बात करें तो मैंने पिछले वीक ही इसके सपोर्ट लेवल्स बताए थे, उसमें से एक सपोर्ट लेवल का जो टारगेट है वो ऑलरेडी हिट हो चुका है 17,300 का। अब यहाँ से इस वीक भी अगर वॉलेटिलिटी होती है, हो सकता है देखने को मिले, तो एक और सपोर्ट मैंने लास्ट वीक बताया था वो था 17,000। तो निफ्टी आपको इन लेवल्स पर आता हुआ देखने को मिल सकता है और मुझे लगता है कि यही एक वीक है जब आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे करते हैं या नहीं भी करते हैं तो भी अक्टूबर तक आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, हो सकता है मार्केट वहाँ पे राइज करे थोड़ा बहुत, पोर्टफोलियो में जो भी कचरे स्टॉक्स हैं उनको निकाल फेंकिए बाहर से। सेल ऑन द राइज डेफिनेटली करना है, जिन यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज भी अगर हम बात करें और अगर हम फंडामेंटल वाइज बात करें तो उन स्टॉक्स को आप इजीली बाहर कर सकते हैं। और यहाँ पे टारगेट बनाइए आप नवंबर से लेकर के दिसंबर के लिए, कैश पर बैठिए क्योंकि वहाँ पर भी आपको अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और जो स्टॉक्स आपने अभी हायर वैल्यूएशन पर ले रखे हैं, हो सकता है कि वहाँ पर आपको वैल्यूएशन और भी सस्ते होते हुए देखने को मिल जाए। तो अगला जो SIP है या अगला ट्रेंच ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो आप नवंबर और दिसंबर के लिए रेडी कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।